हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कुछ लेक्चरों में जो हमने बात करी थी वो थी हमारी प्रोटीन को लेकर, लिपिड्स को लेकर, यानी प्रोटीन्स क्या होते हैं, किससे बने होते हैं और हमारे शरीर में प्रोटीन की जो आवश्यकता है वह क्यों है। वहीं हमने लिपिड को लेकर भी बात करी कि लिपिड किससे बने होते हैं, यानी फैट्स जो होते हैं हमारे लिपिड उन, और वह हमारे शरीर में किस तरीके से ज़रूरत चीज़ों के लिए जो है ज़रूरी होते हैं। और आपको बताया कि जो ऊर्जा होती है वो लिपिड या वसा के रूप में, फैट के रूप में हमारे शरीर के अंदर जो है उपस्थित होती है। वहीं जो प्रोटीन होता है यह हमारे शरीर को गणना करने में, यानी हमारे शरीर को बनाने में जो योगदान होता है वो हमारे प्रोटीन का होता है। जो आपकी मसल्स होती हैं या कोशिकाएं की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन से बनी होती हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोइड्स की। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? यह छोटे जटिल अणुओं का समूह है, यानी ये मॉलिक्यूल्स का जो है समूह होता है। यह अणु कोशिकाओं में सूचना स्थानांतरण प्रणाली बनाते हैं, यानी जो कोशिकाएं हैं उसमें सूचना जा सके, एक जगह से दूसरी जगह की जो सूचना है उस सूचना को पहुंचाने के लिए एक सिस्टम तैयार करते हैं, सूचना स्थानांतरण प्रणाली बनाते हैं। यह अणु ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली में भी भाग लेते हैं, यानी ऊर्जा का जो संरचना है, जो ऊर्जा का है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, उसका स्थानांतरण हो सके, उसकी भी प्रणाली में भाग लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फेट होते हैं, फॉस्फोरस होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कार्बन होगा प्लस और क्या क्या होगा? हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा नाइट्रोजन होगा और फास्फोरस होगा। तो ये जो पांचों तत्व है, इन पांचों तत्वों की उपस्थिति हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है? न्यूक्लियोटाइड्स में। न्यूक्लियोटाइड्स, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड हेट्रोसाइकल यानी हेट्रोसाइकल नाइट्रोजन बेस, पेंटस शुगर और एक से 3 फॉस्फेट समूह बनाता है। यानी जो न्यूक्लियोटाइड होता है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड वो क्या बनाता है? हेट्रोसाइकल नाइट्रोजन बेस, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस बना होता है। ईच न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? हेट्रोसाइकल नाइट्रोजन बेस से, पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन वाला शुगर, और 1 2 3 यानी A1 से लेके 3 फॉस्फेट ग्रुप। तो ये इन सब से बना होता है हमारा प्रत्येक हर एक न्यूक्लियोटाइड। अब नाइट्रोजन बेस 2 समूह में होते हैं। जो हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 2 समूह के अंदर विभाजित होते हैं। वह कौन से 2 समूह होते हैं अब हम देखते हैं। लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स को याद रखना कि यह पांचों जो हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये न्यूक्लियोटाइड में इसमें जो है गणना करते हैं। वहीं हाइड्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर और 1 2 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है न्यूक्लियोटाइड्स, इनसे बनता है। अब जो नाइट्रोजन है वो 3 हिस्सों में बटा होता है। एक होता है प्यूरिन, यानी प्यूरिन समूह में एडेनिन और गुआनिन शामिल होते हैं। अगर मैं बात करूँ प्यूरिन के अंदर क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एडेनिन और गुआनिन। वहीं पिरिमिडिन, जो हमारा पेरिमिडिन होता है, उसके अंदर क्या होता है ये अब हमें देखना है। थायमिन, थायमिन, यूरासिल, और क्या क्या होता है इसमें? सिस्टोसिन और नाइट्रोजन, सिस्टोसिन नाइट्रोजन बेस।
ये 2 तरीके से हमारा प्यूरिन और पैरिमिडिन में विभाजित होता है। पेंटोस शुगर या तो राइबोज होता है या डीऑक्सीराइबोज होता है। अब जो ये पेंटोस शुगर की हम बात कर रहे हैं, या तो इसमें राइबोज मिलेगा या इसमें डीऑक्सीराइबोज मिलेंगे। शुगर के आधार पर न्यूक्लियोटाइड्स और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। अब जो ये शुगर है, इस शुगर के आधार पर इसका जो है नामकरण होता है। कैसे? अगर शुगर के अंदर या शुगर के आधार पर न्यूक्लियोटाइड्स को या तो अगर एक राइबो है तो राइबोस न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे, या डीऑक्सीराइबो है तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। तो इसका जो नाम है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाएगा। किसके ऊपर? जो पेंटोज है वो 2 फॉर्म में रहती है, इनमें से जिसके साथ भी हमारा न्यूक्लियोटाइड होगा उसके आधार पर इसका जो है नाम रखा जाएगा। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं हमारे राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो, एन से आर से राइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड की मूल इकाई होते हैं, यानी राइबो न्यूक्लिक जो हमारे होते हैं, राइबो न्यूक्लिक टाइड्स होते हैं, वो आरएनए की मूल यानी फंडामेंटल या बेसिक यूनिट होते हैं। और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स किसके होंगे? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की मूल इकाई होते हैं। वो किसके होते हैं? डीएनए के। और आपको अभी हमने जब सेल का जो अगर आया याद हो तो हमने विभाजन की बात करी थी, सेल विभाजन की और कोशिका विभाजन और कोशिका में, तब हमने आरएनए और डीएनए के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताया था। तो ये हमारा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। आगे बात करते हैं। जब नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर के साथ मिलती है, अब जब वो हमारी जो नाइट्रोजन बेस है ये पेंटोस शुगर के साथ मिलती है तो वह न्यूक्लियोसाइड क्या बनाता है? वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड कब बनते हैं? अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोसाइड की, न्यूक्लियोसाइड बनेगा जब नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर आपस में मिलेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। एक न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। अब एक जो न्यूक्लियोसाइड है वो फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो अब ये जो न्यूक्लियोसाइड बना, जो पेंटोस के साथ मिलकर और नाइट्रोजन बेस के साथ मिलकर न्यूक्लियोसाइड बना, इस न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फॉस्फेट के साथ रख दूं, ये फॉस्फेट के साथ रख दें तो ये क्या बनाएगा बताइए? ये फॉस्फेट के साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड के मोनो, डाई और ट्राइफॉस्फेट होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड के क्या होते हैं? मोनो, डाई और ट्राइफॉस्फेट। अब आता है हमारा एंडोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब इसको समझ लेते हैं। एंडोसाइन मोनोफॉस्फेट, एंडोसाइन डाइफॉस्फेट और एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपने एटीपी तो सुना ही होगा। जो एंडोसाइन मोनोफॉस्फेट यानी एएमपी, एंडोसाइन डाइफॉस्फेट यानी एडीपी और एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी आर ऑल एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड्स। ये सब क्या होते हैं? एडेनाइन
न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। लाइक दूसरे नाइट्रोजन बेस की तरह इसी तरह प्यूरिन्स और पैरामिड्स के अन्य नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो इसी तरीके से जो प्यूरिन और जो हमारे पैरामिडन्स होते हैं उनकी तरह ये भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। उच्च न्यूक्लियोटाइड्स जैसे कि एटीपी और एडीपी, एंडो ट्राइफॉस्फेट और एंडोप्राइन डाइफॉस्फेट जो है वो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, यानी ये फ्री है, ये स्वतंत्र रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे। फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज एनर्जी और हाइड्रोलिसिस, उनके फॉस्फेट बॉन्ड जो हैं हाइड्रोलिसिस पर ऊर्जा छोड़ते हैं। तो यानी उनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, यानी उसको हम पानी के साथ विलय करें या हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया से गुजारें, तो वह एनर्जी यानी उसके अंदर से ऊर्जा निकलती है। इसलिए न्यूक्लियोटाइड्स के फॉस्फेट बंध में उच्च ऊर्जा बंध कहा जाता है। तो जो न्यूक्लियोसाइड का जो फॉस्फेट बंध होता है, जैसे एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये जो एटीपी होता है, ये एनर्जी के रूप में सेल को क्या देता है? ये एनर्जी तो देता है। 1 एटीपी 2 एटीपी, तो ये क्या होता है? एनर्जी की मुद्रा होती है। इसको हम एनर्जी की मुद्रा या ऊर्जा की मुद्रा इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है इसका, तो यह ऊर्जा जो है प्रदान करता है। विटामिन्स न्यूक्लियोटामाइड, जो हमारे विटामिन न्यूक्लियोटामाइड और राइबोफ्लोविन के न्यूक्लियोटाइड्स या तो स्वतंत्र रूप में होते हैं या विशिष्ट प्रोटीन के साथ संयोजन में होते हैं। जो विटामिन्स के निकोटामाइड होते हैं और जो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, विटामिन के न्यूक्लियोटामाइड हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, ये या तो स्वतंत्र रूप से होंगे या तो वे विशिष्ट प्रोटीन के साथ जो है संयोजन में या कॉम्बिनेशन में रहेंगे। वे ऑक्सीकरण और रिड्यूसिंग प्रतिक्रियाओं में सह आयनाइज्म के रूप में कार्य करते हैं, यानी वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करें, को एंजाइम की तरह काम करेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रक्रियाओं में। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। तो जो ये किसके पॉलीमर होते हैं? न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। अब आता है मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होता है, अब हम इसको समझते हैं। पशुओं के कोशिकाओं और शरीर के तरल पदार्थों में विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं। तो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसमें बहुत सारे खनिज होते हैं। वे शरीर के तरल पदार्थों में विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं। आयनों के रूप में उपस्थित खनिजों की मात्रा और जटिल रूप में खनिजों की मात्रा के बीच संतुलन होता है। तो जो हमारे शरीर में खनिज हैं, या तो वह आयन के रूप में होंगे या फिर वो अपने जटिल मात्राओं के रूप में होंगे और उनके बीच में एक संतुलन होता है। जैसे कि आयरन हो गया, फॉस्फेट हो गया और उसके बाद जिंक हो गया। ये सब जो मिनरल हैं हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। पशुओं के लिए आवश्यक खनिजों की या प्राणियों के लिए आवश्यक खनिजों की 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो उनको 3 श्रेणियों में जो है हमने विभाजित किया हुआ है। वह 3 श्रेणियाँ क्या हैं अब हम देखते हैं। मुख्य खनिज, जो हमारे शरीर के लिए सबसे मुख्य खनिज है वो क्या हैं? तो ये देखिए, ये जो तीनों श्रेणियाँ हैं इनमें कौन से खनिज दिए गए हैं, इनको आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं। तो 3 श्रेणियाँ हो गई, मुख्य खनिज, छोटे खनिज और अनुसरण के खनिज। मुख्य खनिज में मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, सल्फर आ गया, फास्फोरस आ गया, क्लोरीन आ गया। ये सब क्या है? आपके मुख्य खनिज है। वहीं छोटे खनिज, इसमें कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, जिंक, फ्लोरीन, आयरन, आयोडीन और सेलेनियम शामिल है। तो मुख्य खनिज में क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया। ये सब क्या है? मुख्य खनिज। वहीं छोटे खनिज में कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, फ्लोरीन, आयरन, आयोडीन, सेलेनियम शामिल है। अब जो होते हैं हमारे ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं, अनुसरण खनिज क्या होते हैं, इनकी बहुत ही छोटी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर में इनकी बहुत छोटी मात्रा की आवश्यकता होती है। ज़्यादा मात्रा जो होगी हमारे शरीर में जो है
नुकसान करेगी। जो आर्सेनिक होता है वो हमारे शरीर के लिए जहर होता है, लेकिन उसकी बहुत छोटी मात्रा हमारे शरीर में जो है ज़रूरत होती है। जबकि आर्सेनिक, वेनेडियम, क्रोमियम, सिलिकॉन और टिन शामिल है। यदि इन खनिजों की मात्रा अधिक हो तो यह खतरनाक साबित हो सकते हैं। इनकी मात्रा अधिक होने से हमारे शरीर को दुष्प्रभाव हो सकता है। मिनरल का काम क्या होता है? हमारे शरीर में मिनरल का जो है काम क्या होता है? खनिज जीव की कोशिकाओं में विभिन्न कार्यों को सेवा करते हैं, यानी इनका अब हमें देखना है काम क्या होता है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का क्या कार्य होता है, किस कार्यबद्ध जो है हमारा मैग्नीशियम रहता है, ये इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा खनिज से हमारे शरीर में किस तरीके का जो है फ़ायदेमंद, किस तरीके से फ़ायदेमंद होता है। अगर मैग्नीशियम बात करें तो मैग्नीशियम हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, तो मैग्नीशियम हड्डी और दांतों को मजबूत देगा। वहीं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम दांतों और हड्डियों को मजबूत करेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट ये कहाँ पाया जाएगा? ये हड्डियों में पाए जाते हैं। कैल्शियम रक्त संघनन में महत्वपूर्ण होता है, यानी जो ब्लड की क्लोटिंग होती है उसके रक्त संघनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कैल्शियम। कैल्शियम Cu2 पॉजिटिव की बात हो रहा है, और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड मांसपेशियों के संकुचलन भूमिका निभाते हैं, मांसपेशियों के सिकुड़ने के लिए भूमिका निभाते हैं। अधिकांश मोलस्का के कवच कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। जो मोलस्का होता है उसके जो कवच होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में ये आपको महत्वपूर्ण है, आपसे पूछी जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें सोडियम की Na पॉजिटिव और पोटेशियम की, तो इनका इस्तेमाल क्या होता है? जो सोडियम और पोटेशियम आयन मेम्ब्रेन जो हमारा पोटेंशियल होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बनाए रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी सेल में जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यह विद्युत गुणवत्ता की मांसपेशी और संकुचन यांत्रिक आवेग संरचना में महत्वपूर्ण होता है, यानी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है हमारी उसकी बनाए रखेगा, मसल के कॉन्ट्रैक्शन को और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन को। जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं जो हमारे मस्तिष्क में होती है, हमारे नर्व सेल्स के जो मस्तिष्क में जो ट्रांसमिशन होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में होता है। तो उसको क्या होता है, विद्युतीय जो होता है, विद्युत की तरह हमारा ये जो नर्वस सिस्टम है जो ये हमारा काम करता है, इसमें जो भी स्थानांतरण बातें होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जाती है, ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाती है। तो उसके लिए जो है सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़रूरी है। अंतः कोशिकाएं और बाहु कोशिकाएं तरल पदार्थों के बीच ऑस्मोटिक संतुलन बनाए रखने के लिए सोडियम और पोटेशियम आयन महत्वपूर्ण होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यह परीक्षा में पूछी गई थी। तो कोशिकाएं, अंतः कोशिकाएं यानी अंदर की कोशिकाएं, और बाह्य कोशिकाएं यानी बाहर की कोशिकाएं, इनका जो तरल पदार्थ होता है इसके बीच में ऑस्मोटिक संतुलन, ऑस्मोटिक जो हमारा संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए पोटेशियम और सोडियम की मात्रा ज़रूरी होती है। उससे क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है उसका जो कंसंट्रेशन है वह बनाए रखता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसफ़र है चीज़ों का वो हो पाता है, यानी स्थानांतरण जो है हो पाता है। वे अतिरिक्त और अंतः कोशिकाएं तरल पदार्थ की मात्राओं को बनाए रखते हैं। तो वो इसके अतिरिक्त अंतः कोशिकाएं जो होती हैं, अंदर की जो हमारी कोशिकाएं तरल होता है, अंतः कोशिकाएं तरल पदार्थ की मात्रा को बनाए रखने में सक्षम होते हैं, उनमें मददगार होते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम जो है ये हमारे इस तरीके से मददगार करते हैं। इसीलिए जो नमक हो गया, नमक से हम सोडियम ले रहे हैं। जैसे हमारे थायराइड ग्लैंड है उसमें भी सोडियम जो है अच्छा काम, आयोडीन, उसके अंदर आयोडीन जो नमक के साथ हमारे पास आ रहा है, आयोडीन उसमें भी अच्छा कार्य करता है। अब सल्फर को देखते हैं। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कुछ कोशिकाएं प्रोटीनों के घटक होते हैं, यानी जो सल्फर के अंदर जो अमीनो अम्ल होते हैं, यानी जो अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ कोशिकाओं में प्रोटीन के घटक होते हैं, यानी वहाँ से प्रोटीन जो है उनको प्राप्त होता है।
फास्फोरस उपस्थिति है, फास्फोरस की में साइन सेल मेम्ब्रेन, जो हमारी सीनी सेल मेम्ब्रेन होता है, या राइबोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एनर्जी वाहक, इनके बीच में जो ऊर्जा का जो वाहक है, यौगिक जैसे कंपाउंड एटीपी में, तो फास्फोरस तो अभी हम पढ़ ही रहे थे कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके अंदर फास्फोरस होते हैं, जिसके अंदर फास्फोरस बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर चलते हैं। जैसे ही वो हाइड्रोलिसिस होता है तो वो एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह निकोटाइमाइड, एडेनिन और डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जैसे कोएंजाइम में भी पाया जाता है। निकोटामाइड और निकोटामाइडिनिन और डाई न्यूक्लियोटामाइड फॉस्फेट के अंदर ये पाए जाते हैं, और ये न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए में भी पाए जाते हैं। आयरन जो होता है, हमारा जो हेमोग्लोबिन है, आयरन युक्त हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक पिगमेंट है। जो हीमोग्लोबिन होता है, ये जो हेमोग्लोबिन होता है, ये हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, और इस हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो खून है उसका रंग लाल होता है। और यह हेमोग्लोबिन जो है अपने साथ ऑक्सीजन लेकर चलता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में जो सांस जो है ऑक्सीजन भर जाती है, और वहाँ से जो अलुविली होती है, वहाँ से हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को डिज़ोल्व कर दिया जाता है, यानी ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन में डिज़ोल्व हो जाएगी, और वहाँ से हमारा जो है पूरे शरीर में जो खून है उसमें हेमोग्लोबिन जाता है, और हमारे सेल को हेमोग्लोबिन मिलता है, और जिससे सेल में श्वसन की प्रतिक्रिया, रेस्पिरेशन की प्रतिक्रिया होती है, और सेल को ऊर्जा मिलती है। सो आयरन युक्त हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक पिगमेंट है, और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन संग्रह पिगमेंट है। तो यानी हेमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेकर चलेगा, और मायोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को स्टोर करेगा। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं उनके अंदर हेमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो प्राप्त होती है, और माइक्रोग्लोबिन जो है वो मसल्स और जो वर्टिब्रेट्स है, मांसपेशी कोशिकाओं में पाया जाता है, केशरुकों और मांसपेशी कोशिकाओं में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट विटामिन B12 का घटक है। तो कोबाल्ट से हमें क्या मिलता है, विटामिन B12 मिलता है। तो विटामिन B12 का स्रोत क्या है, कोबाल्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि विटामिन B12 हमें कोबाल्ट से मिलता है। फ्लोरीन कैल्शियम के साथ मिलकर दांत के एनामिल, जो दांत का जो एनामिल होता है वो हमारी जो शरीर है उसका सबसे मजबूत हिस्सा, या अगर हम कुछ बात करें मजबूत अगर कोई पार्ट है, वो हमारे शरीर का दांतों का एनामिल है। तो फ्लोरीन कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों के एनामिल और हड्डी का घटक होता है, यानी ये दांतों के एनामिल और हड्डी बनाता है। और जो हमारा फ्लोरीन है वो दांतों को सड़ने से रोकता है। तो आपने देखा होगा दांतों में जो है कालापन हो जाता है, सड़ने लगते हैं, तो उनको सड़ने से रोकने के लिए फ्लोरीन जो है अच्छा फ़ायदेमंद रहता है उनको रोकने के लिए। कॉपर युक्त होमोसाइनिन अकशेरुकी रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। कॉपर एंजाइम साइटोक्रोम या ऑक्सीडाइज के सहगुणक हैं, यानी कॉपर युक्त जो हमारा होमोसाइनिन की जो होता है हमारे अंदर, कॉपर की जो कॉपर होता है वो हमारे होमोसाइनिन होता है, ब्लड प्लाज्मा में होता है। और कॉपर जो है ये साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज में भी सहगुण है, सहायक है। जिंक कार्बोनिक अनहाइड्रोस और एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज नामक एंजाइमों में मिलता है। तो जिंक किस किस में मिलता है ये आप एक बार देख लीजिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेस और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेसेस में मिलता है। आयोडीन सामान्य उपापचय या थायरोक्सिन हार्मोन्स के हिस्से के रूप में नियंत्रित करता है। जो हमारा आयोडीन होता है वो किस लिए होता है, मेटाबॉलिज्म में भी काम करता है, और जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है उसको भी नियंत्रित में रखता है। इसकी कमी आहार से गोइटर का कारण बनता है। अगर थायरोन की कमी हो जाएगी तो गोइटर का जो है कारण बन जाएगा। खनिज तत्व वो कोशिकाओं में छुआरा तत्व के रूप में पाया जाता है
आमतौर पर सहयोगी कारक के रूप में कार्य करते थे। जो हमारे जो खनिज तत्व हैं, ये एक सहयोगी तत्व के तौर पर काम करते हैं। धातु आयन जो एंजाइमों को कैटालिटिक क्रिया में मदद करती है। तो जो हमारे धातु आयन है, कैटालिटिक एंजाइम की कैटालिटिक क्रिया का मतलब है कि जो हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही है, रासायनिक क्रियाएं हो रही है, उनकी गति को प्रभावित करती हैं। कार्बोनेट और दो बाशी फॉस्फेट, यानी हम डाई बेसिक फॉस्फेट की बात करें तो, और मोनो बेसिक फॉस्फेट की बात करें, मजबूत अम्ल और बेस को संतुलित करने के लिए पीएच को बनाए रखते हैं। तो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मेंटेन करने के लिए, उनको संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे जो शरीर है उसका पीएच बनाए रखते हैं। इसलिए इसे आयन अम्ल बेस बफर के रूप में कार्य करते हैं। तो ये बफर के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखते हैं। अब हम बात करें पानी की, तो पानी के बारे में आप सभी पानी से परिचित हैं। पानी जीवन का समर्थन करने के लिए कई तरीक़ों से अद्वितीय है, यानी कि बहुत तरीके से ये जो है हमारे जीवन का समर्थन करता है। पानी जीवित जीवन में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। यानी जो हमारे जितने भी जीवित हैं प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ हों, पौधे हों या फिर मनुष्य हों, पशु हों, सबसे ज़्यादा उनके अंदर अगर कुछ पदार्थ पाया जाएगा वो है पानी। मानव शरीर का 65% हिस्सा पानी होता है और पानी का प्रमुख हिस्सा लगभग 55 अंतःस्थलीय पानी के रूप में कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जो अधिकतर जो पार्ट है पानी का वो 55%, और जो कि हमारा सेल में पाया जाता है। पानी का चलता हुआ हिस्सा रक्त और लिस्का और उत्वर्क द्रव के रूप में बाह्यस्थलीय द्रवों के रूप में पाया जाता है। तो जो पानी है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स में पाया जाएगा, जैसे कि ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, और टिश्यू द्रवों के रूप में पाया जाता है। बाह्यस्थलीय द्रव, उत्वर्क द्रव और लिस्का और रक्त, यह सब जो है पानी के रूप में जो है हमें प्राप्त होते हैं। अब पानी किससे बनता है? पानी का अणु बहुत छोटा होता है। यह 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन के संयोजन से बनता है, जो एकल संयोजी बंधन से जुड़ते हैं। यानी इनके आपस में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पानी का अणु ध्रुवीय होता है, यानी पोलर होता है, जो विपरीत धारणाओं में अविपरीत अवशेष होते हैं। विद्युत्वरात्मक ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को और हाइड्रोजन को। इस ऑक्सीजन परमाणु को आंशिक ऋणात्मक अवशेष मिलता है और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु अधिकांश सकारात्मक अवशेष मिलता है। पानी के एक अणु का आंशिक ऋणात्मक, यानी जब हम बात करें नेगेटिव ऑक्सीजन, दूसरे पानी के अणु के आंशिक सकारात्मक हाइड्रोजन को आकर्षित करता है, और इस तरीके से ये जो चेन है चलती जाती है और एक अस्थायी अणु समूह का निर्माण करते हैं। कई पानी के अणुओं हाइड्रोजन बंधन एक 3 आयामी जलीय संरचना बनाता है। पानी के तरलता पानी के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधनों को बहुत तेजी से निर्माण और विघटन द्वारा बनाई जाती है। अब इसका कार्य देख लेते हैं। पानी का कार्य क्या होता है? जल अकार्बनिक और कई कार्बनिक यौगिक के लिए विलय रूप में कार्य करता है। केवल ध्रुवीय अणु जल में विलय होते हैं और उनके जल प्रेमी समूह जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। यानी जो ध्रुवीय अणु होंगे वही जल में विलय होंगे, और वो हाइड्रोफिलिक मतलब लवीली, जिससे वो क्या है, पसंद करते हों। तो जलीय प्रेमी जो जल होते हैं, जो जिनको वाटर पसंद है, वो ही बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ। इस प्रकार ध्रुवीय अणु जल जाली संरचना में शामिल होते हैं और इसे विलय होते हैं। गैर ध्रुवीय अणु जैसे कि वसा, जो ऑयल है, वो जल में शामिल नहीं होगी, जल में विलय नहीं होगी, तो जल की जाली संरचना में शामिल नहीं होते, इसलिए इसमें वो विलय नहीं होते। तो इसीलिए जो फैट है, वो जो हमारा जो वाटर है, उसमें विलय नहीं होते। पानी के घनत्व और चिपचिपापन कम होता है, यानी पानी में डेंसिटी और चिपचिपापन कम होता है, और साइटोप्लाज्मा में विलीन और निलंबित अणुओं की तीव्रता और समान विसर्जन को अनुमति देता है। जल एक परिवहन माध्यम के रूप में कार्य भी करता है। यह जानवरों के परिसंचरण तरल पदार्थों की खाद्य सामग्री, यानी ये खाद्य सामग्री भी लेकर जाता है। अपशिष्ट उत्पाद, यानी खराब जो उत्पाद है उसको भी निकालता है शरीर से, और अन्य पदार्थों की गति को सुगम बनाता है।
कोशिक मेम्ब्रेन में लिपिड बैरियर और संरचना फॉस्फोलिपिड और जलीय अणु के बीच संवाद परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। पानी स्वयं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल आयनों की छोटी मात्रा में आयनित होता है और फॉस्फोलिपिड्स प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पानी में हाइड्रोजन आयन स्वीकार करके या दान करके विशिष्ट आयनी स्थिति प्राप्त कर सक्षम बनाता है। यानी सबको आयनाइज करने का काम, आयनित करने का काम जो है पानी करता है। पानी जो है एक आदर्श माध्यम बनता है रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए। अब आता है हमारा एंजाइम। पानी का उपयोग मैं और बता देता हूँ आपको। पानी हमारे जो शरीर है उसके तापमान को बनाए रखने के लिए पानी का भी योगदान होता है। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। उसके बाद जो हमारे जो दो बातें हैं, जो एंजाइम्स क्या होते हैं और विटामिन्स क्या होते हैं, वो हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको न्यूक्लियोटाइड्स, मिनरल्स किस तरीके से हमारे शरीर में ज़रूरत होती है, क्या इनका कार्य होता है, ये आपको समझ में आया होगा और पानी के बारे में भी आपको इसको समझ में आया होगा। जो जीव विज्ञान है उसको याद करने का एक ही तरीका है, आप उसका निरंतर अभ्यास करते रहिए, रोज़ इनको याद करते रहिए, तभी आपको ये अच्छे से याद हो पाएंगे। बाकी की जो बातें हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में करते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद। बाकी हम आपसे जो मुलाकात होगी अगले लेक्चर में होगी। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।